हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने जेनेटिक कोड जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज हम इनहेरिटेंस और ह्यूमन जेनेटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। क्रोमोसोम, जेनेटिक कोड, ये सारे क्वेश्चन जो है कवर हो गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर यूज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया? 8, 6, 7 या 11? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 7। मेंडल ने अपने प्रयोगों में, जैसा कि आप सभी को पता है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। मटर को साइंटिफिक नेम क्या होता है? मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। इसमें पौधों में 7 विरोधी लक्षणों का प्रयोग किया था। मेंडल ने कौन कौन से वो 7 विरोधी लक्षण जो थे वो प्रयोग किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला था मटर का आकार जो गोल और झुर्रीदार था। फिर मटर का रंग था जो हरा और पीला था। फिर फली का आकार जो संकुचित या फूला हुआ था। फली यानी कि सीड, ठीक है, और मटर को पॉड बोला जाता है इंग्लिश में। फिर फली का रंग है हरा या पीला। फूल का रंग बैगनी या सफ़ेद। पौधे का आकार लाल या बौना। और फूल की स्थिति अक्षीय या फिर टर्मिनल, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो ये 7 जो है प्रयोग मेंडल ने अपने विरोधी लक्षणों का प्रयोग जो है वो किया हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज़ यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी या स्वीट पी? तो आप सभी को पता है कि मेंडल ने किसका यूज किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब मटर ने स्वीट पी पे नहीं बल्कि गार्डन पी पे जो है, जिसे आप पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं, उस पर अपना प्रयोग किया हुआ था। क्यों किया था इस पे करने का सबसे बड़ा लक्षण क्या था? तो इन्होंने जो किया हुआ था, क्योंकि यह जो है पौधा उभयलिंगी है और इसमें परागण स्वतः अथवा स्वनिषेचन दोनों अवस्था से हो जाता है। ठीक, और इसका जीवन चक्र भी वार्षिक है। यह अच्छी तरह से परिभाषित लक्षणों के साथ साथ कई किस्मों में पाया जाता है। कम जीवन अवधि होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने गार्डन पी पे अपना मटर का जो है प्रयोग किया था। चूँकि मेंडल जो थे ये एक चर्च के पादरी हुआ करते थे, तो चर्च के पास ही इन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ इनको मटर बहुत आसानी से अवेलेबल भी था। तो अगर आपको स्वीट पी और गार्डन पी पे कन्फ्यूजन हो तो आपको स्वीट पी नहीं बल्कि गार्डन पी मार्क करके आना है, जिसमें इन्होंने 7 विरोधी लक्षणों को लिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेरिएशन ऑफ द पी प्लांट वेर सिलेक्टेड बाय मेंडल? मेंडल के द्वारा मटर के पौधों की कितनी तद्रुप प्रजातियां किस्मों का चयन किया गया, किस्मों का चयन किया गया था? 7, 4, 14 या 8? तो राजस्थान पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, और इसके पहले उत्तराखंड एलटी में आया हुआ क्वेश्चन था। उसी को पूछा गया था। पहले कैसे पूछा गया कि किन 7 विरोधाभास लक्षणों को लिया, या फिर आप पूछ लें कि वो 7 मतलब किसमें कौन कौन सी थी, तो वो 7 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा था? ऑप्शन सी 7। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा मटर का आकार, मटर का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फिर फूल का आकार, पौधे का आकार और फूल की स्थिति। ये 7 कैरेक्टर जो है मेंडल ने अपने गार्डन पी पर लिया हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल का आनुवंशिकी का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मेंडल वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किस पर आधारित है? एंडालुसियन फाउल, या फिर ओइनोथोरा में लैमार्कियाना, पाइसम सटाइवम, या फिर ड्रोसोफिला? अब देखिए ये सारी चीज़ के ना साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं। तो पीस का, गार्डन पी का हमने आपको बताया था कि उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मेंडल का जो आनुवंशिकी का जो थ्योरी था वो किस पे दिया हुआ था? इन्होंने पाइसम सटाइवम पे दिया हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजनरेट कोड बिकॉज? अनुवांशिक कोड
अपभाषित कोड कहलाता है क्योंकि वन कोडान हैज़ मेनी मीनिंग्स, एक कोडान कई मीनिंग रखता है। मोर देन वन कोडान हैज़ सेम मीनिंग, एक से अधिक कोडान समान मीनिंग रखता है। वन कोडान हैज़ वन मीनिंग, एक कोडान एक मीनिंग रखता है। देयर आर 64 कोडान प्रेजेंट, यानी कि इसमें 64 कोडान उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक कोड जो है वो डीजनरेट कोड क्यों कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि एक से अधिक कोडान जो है वो समान मीनिंग रखता है। ठीक, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड के 3 न्यूक्लियोटाइड कोड का एक सेट, यानी कि एक जेनेटिक कोड है या एक ट्रिपलेट होता है। आनुवांशिक कोड श्रृंखला होता है, इसका मतलब है कि अलग अलग कोडान एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक जीन के युग्म विकल्पी यानी कि एलील आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यह कथन है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है कि एक ही पीढ़ी के जीन हैं और वो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, यानी कि मतलब उनकी ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होती। उसके बाद वो क्या होता है, F2 जनरेशन में वो अपने अपना लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। ये क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मेंडल के विसंयोजन का नियम या मेंडल का दूसरा नियम है। इसे अलगाववाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एलील कोई भी सम्मिश्रण नहीं दिखाते हैं और दोनों वर्ण F2 पीढ़ी में इस तरह पुनः जो है प्राप्त किए जाते हैं। इसमें F1 चरण में नहीं देखा जाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल F2 चरण में ही देखा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मेंडल का दूसरा नियम है, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, मेंडल के विसंयोजन का नियम कहते हैं, अलगाववाद का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे प्रकार के गुणों को भेजना निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? पासिंग ऑफ द लाइक इक्वालिटी फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? वेरिएशन, हेरिडिटी हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। इसका जो सही जवाब देखिए UPTGT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिक और हेरिडिएटरी मतलब होता है वंशानुगत। तो ये किसका लक्षण है? अनुवांशिक का लक्षण है, हेरिडिटी का लक्षण है। अनुवांशिक लक्षणों को DNA के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से उनके बच्चों में भेजने का कार्य करता है। यह अनुवांशिक जानकारी जो होती है ये कूटबद्ध होती है। जीवों को अनुवांशिक सामग्री अपने माता पिता में समजातीय गुणसूत्र के रूप में विरासत में मिलती है। इसी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी या फिर हेरिडिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लेथल जीन आर लार्जली रिसीव हैंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन डैश स्टेट। ऑप्शन हिंदी पढ़ दें? अच्छा, प्राणघाती जीन्स मुख्यतः अप्रभावी होता है, इसलिए वह डैश अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करता है। किस अवस्था में करता है? हेमीजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस या फिर नॉन ऑफ एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, होमोजाइगस। ठीक है, प्राणघाती जीन्स मुख्यतः अप्रभावी होता है, इसलिए वह समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन बीइंग सेक्स और द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय। मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ मदर या सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर। जो मनुष्य में संतति का लिंग निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके बारे में मैंने जब आपको क्रोमोजोम चैप्टर समझाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था कि माता पिता में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र और माता में एक जोड़ी पिता में होता है। माता में XX होता है और पिता में XY होता है। माता में कोई भी लिंग गुणसूत्र अगर बच्चे में गया, चाहे ये वाला गया चाहे ये वाला गया, तो ये X ही बनाएगा। लेकिन पिता में से अगर ये वाला गया तो पुत्री होगी, अगर पिता में से माता में से ये आया और पिता में से ये आया तो Y होगा। यानी कि पिता का जो लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ जो फादर होता है, ये बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है बैसिलस यूरीजिएंसिस, राइजोबियम मेलिटोली
इस्चीरियाई कोलाई या फिर स्यूडोमोनास पुडिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्चीरियाई कोलाई। इस्चीरिचिया रिचिया कोलाई एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इस्चीरिचिया, सॉरी मैंने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया। इस्चीरिचिया कोलाई क्या है, तो ये एक सूक्ष्म जीव है और इसका प्रयोग आनुवंशिक अभियंत्रिकी द्वारा मानव में इंसुलिन उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जीवों में विषम रोगों का पता लगाना एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। और इसी में जो यूज होता है एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम इस्चीरिचिया कोलाई है, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक फिनोटिपिकल रूप से सामान्य जोड़े की दो सामान्य बेटियां हैं और एक पुत्र है जो हीमोफीलिया से प्रभावित है। दोनों बेटियां विषम युग्मी वाहक होती हैं, इनकी क्या प्रायिकता है। यानी कि आपसे क्या कह रहा है कि एक फिनोटिपिकली रूप से सामान्य जोड़े की दो सामान्य बेटियां हैं, ठीक। दो सामान्य बेटियां यानी कि, एक मिनट रुकिए, दो सामान्य बेटियां यानी कि एक्स एक्स हो जाएंगी, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक। पूछा जा रहा है कि और एक पुत्र है, एक पुत्र क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। दोनों बेटियां विषम युग्मी वाहक होते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फिनोटिपिकली रूप से समान जोड़े की दो समान बेटियां और हीमोफीलिया से प्रभावित एक पुत्र होता है, तो दोनों बेटियां में विषम युग्मी वाहक होने की प्रायिकता जो होगी वो 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वर्णधाता पिता और समान दृष्टि वाली माँ को बेटी एक समान दृष्टि वाले व्यक्ति से शादी करती है तो उसके वर्णधात बच्चे होने की संभावना क्या होगी। एक मतलब 1 में 4, 2 में 4, 3 में 4 या फिर 4 में 4। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 में 4। यदि वर्णधाता पिता है यानी कि पिता को जो है कलर ब्लाइंडनेस है और समान दृष्टि वाली माँ है, माँ की एक बेटी है और एक समान दृष्टि वाले व्यक्ति से उसकी शादी हो जाती है, तो उसके जो बच्चे होंगे उनकी संभावना है कि 4 में से एक बच्चा जो है वो कलर ब्लाइंडनेस से जो है पीड़ित हो सके, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी डायग्राम के माध्यम से कैसे समझाया गया इसका जो है PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि एक दुर्बल आनुवंशिक बीमारी एक्स लिंक्ड प्रभावी जीन के आधार पर वंशानुगत होता है तो निम्नलिखित में से क्या मिलने की संभावना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्रभावित माताओं में 100% प्रभावित बेटे। माता का जो युग्मक होता है, देखिए माता जो होती है ये मान लीजिए प्रभावित है, ये मान लीजिए प्रभावित है, ठीक है। ये डी जो है ये आनुवंशिक रोग को दिखा रहा है और पिता जो है ये प्रभावित नहीं है, ये सामान्य है। जब ये माता में जाएगा, जब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इनमें से क्या मिलने की संभावना है, ठीक है। जब इसको आप क्रॉस कराएंगे, जब इसको आप क्रॉस कराएंगे, देखिए इसको क्रॉस कैसे कराया जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से। अब देखिए ये माता का हो गया एक्स एक्स और ये एक्स वाई पिता का हो गया, लेकिन ये जो है माता का जो है ये मतलब आनुवंशिक रोग से ग्रसित है। यहाँ से 4 बच्चे बनेंगे, 4 बच्चे बनने की, अगर माता का एक्स आया और पिता का एक्स आया तो पुत्री हुई, फिर माता का एक्स गया पिता का वाई गया तो पुत्र हुआ। लेकिन माता के जो जीन आ रहे हैं सब पे जो है आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। फिर माता का एक्स आया पिता का एक्स आया पुत्री हुई, फिर माता का एक्स गया और पिता का वाई आया तो पुत्र हुआ। तो इसमें जो है जिसमें वाई आ रहा है पिता का, इसमें पिता का वाई आ रहा है, ये दोनों प्रभावित होंगे और जिसमें एक्स एक्स आ रहा है ये दोनों जो होंगे अप्रभावित होंगे, यानी बेटे जो होंगे वो प्रभावित होंगे। लेकिन पूछा रहा प्रभावित माता का बेटा 100% प्रभावित होगा, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर माता को कोई बीमारी है तो वह बेटे में जरूर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज। हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है। 15:1, 3:1, 9:1, 3:3:1, 1:1:1:1:1। पूछा हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक का अनुपात क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका निकालने के लिए ये बहुत मतलब एक चार्ट बनाना पड़ता है, उस पर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया गया है कि 1:1 मतलब 1:1:1:1 ये फिनोटिपिक अनुपात होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3:9:3:3
3:1 अनुपात प्रदर्शित करने वाली संतानों में माता पिता होंगे? 2 होमोजीनस इंडिविजुअल, 2 हेट्रोजीनस इंडिविजुअल, 2 होमोजीनस इंडिविजुअल, या फिर 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक इंडिविजुअल? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हेट्रोजीनस इंडिविजुअल, यानी 2 विषम युग्मी। 9:3:3:3:1 जो अनुपात है ये प्रदर्शित करने वाली संतानों में माता पिता दोनों विषम युग्मी हो गए, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसा अनुपात डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलता है, जिसमें पीला और गोला, हरा और झुर्रीदार बीज जिसमें होगा उसमें ये अनुपात देखने को मिलता है। ठीक है, और अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि फिनोटिपिक अनुपात 1:1:1:1:1 होगा, और अगर पूछ लिया जाए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में अनुपात क्या होगा तो उसका रेशियो होगा 9:3:3:1। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्करण यानी कि क्रॉस के वंश सभी फिनोटिपिक के रूप में सामान्य है? देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, dd ये जो होगा इसमें सभी वंश के प्रारूप फिनोटिपिक समान होंगे, या मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है? फिनोटिपिक अनुपात अभी मैंने आपको बताया 1:1:1:1 होता है, जबकि जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है? जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप ये रट लीजिए कि फिनोटिपिक अनुपात हमेशा 1:1:1 होगा, और जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होगा, ये जीनोटिपिक अनुपात होगा। अगर वहीं पे क्रॉस मतलब पूछ लिया जाए, हाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया जाए कितना होगा, तो 9:3:3:1 होगा। ठीक है, अब देखिए डी, इसका जब फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा तो ऑप्शन सी इसका सही निकल के आ जाएगा, अगर आप इसका जो है कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल में स्वतंत्र अपविवन नियम से मेल खाती कोशिका घटना को देखा जाता है? द साइटोलॉजिकल इवेंट, द क्रॉसपॉन्ड ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, क्रॉसमेंट इन सीन इज मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, एनाफेज 1 या मेटाफेज 1? किस में देखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज 1 में। मेंडल के स्वतंत्र अपविवन की घटना जो है वो मेटाफेज 1 अवस्था में जो है दिखाई देती है, या डाई हाइब्रिड आधारित नियम भी कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डाई हाइब्रिड आधारित नियम क्या कहलाता है, तो यही जो स्वतंत्र अपविवन की घटना एनाफेज 1 में देखने को मिलता है, इसी को डाई हाइब्रिड आधारित नियम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को प्रबलता का भी नियम कहा जाता है। इसमें लक्षण का जो अनुपात होता है वो 9:3:3:1 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर पहली पीढ़ी से आए युग्मकों को दूसरी पीढ़ी द्वारा संकरित कराते हैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र लक्षणों को दर्शाता है। इसी को और क्या कहा जाता है? इसी को डाई हाइब्रिड आधारित नियम, इसी को प्रबलता का नियम, इसी को मेंडल के स्वतंत्र अपविवन की घटना कहा जाता है। ठीक है, इसमें अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कथन और ऑब्जर्वेशन दिया है आपके सामने और उस पर विचार करना है। दिया है, टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने अध्ययन के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि मेंडल का स्वतंत्र अपविवन का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। फिर दूसरा क्या दिया है? एब्जॉर्प्शन दिया आपके सामने, कारण दिया ड्रोसोफिला में केवल 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपको बता दें, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट जो आर है वो ए की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन जो है ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ड्रोसोफिला जो मक्खी है उस पर अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था कि मेंडल के स्वतंत्र अपविवन का नियम सार्वभौमिक रूप से यानी कि सभी पर जो है वो लागू नहीं होता है। ड्रोसोफिला मक्खी में 4 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा था। दिए गए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ए और आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण होंगे? 4 एंड 9 रिसेसिव रिस्पेक्टली, 9 और 4, 9 और 16, या 4 और 12? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 और 4। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में 9 जीन प्रारूप तथा 4 लक्षण प्रारूप होते हैं। जीन कितने होंगे? 9, और लक्षण प्रारूप कितने होंगे? 4। वहीं फिनोटिपिक अनुपात,
तो मैंने आपको बताया था फिनोटिपिक अनुपात जो है 9:3:3:1 होगा। इसमें जो है अगर 9 जीन होंगे तो और 4 लक्षण होंगे, और इसमें जीनोटिपिक अनुपात क्या हो जाएगा 1:2:4:1:1:1:1, ठीक। इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना होगा, तब आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपका जो है चैप्टर क्लियर है, तब आप अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है? हीमोफीलिया। थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए ज़्यादा मतलब बोलने में असुविधा हो रही है, इसलिए कल आपको वीडियो भी नहीं मिला था, लेकिन मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दें, नहीं तो आप लोग का पेपर भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर? इसमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? पहला दिया हीमोफीलिया, दूसरा दिया सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा दिया क्राई टू चैट सिंड्रोम, या सिकल कोशिका रक्त अल्पता यानी सिकल सेल एनीमिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल बीमारी है जो क्रोमोसोम 5 की छोटी भुजा की अलग अलग लंबाई के आंशिक मोनोसोमी के कारण होता है। इस रोग में रोगी बिल्ली की तरह रोता है और बच्चे जन्म के समय बहुत हल्के वजन के होते हैं, सिर छोटा होता है, गोल चेहरा होता है। बाकी जो बीमारियां दी हुई हैं, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, ये मेंडेलियन विकार हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फेनोमेनन दैट डिफाइंस इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट इज? वह परिघटना जो स्वतंत्र अभिवन की अवहेलना करती है, सेग्रेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर या डोमिनेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंकेज। सहलगनता वह परिघटना है जो स्वतंत्र अभिवन की अवहेलना करती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? या अर्धसूत्रीय विभाजन के पैकेटीन उप अवस्था को में पाया जाता है। इसमें समजात गुणसूत्र परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स के बीच एक या अधिक खंडों को परस्परित अदला बदलित करते हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये जो गुणसूत्र होते हैं जो क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं, ये जो गुणसूत्र हैं, ये दोनों ऐसे ऐसे जाके ना यहाँ से अटैच हो जाते हैं, ऐसे ये यहाँ पे अटैच हो जाता है ऐसे, यानी एक दूसरे का अदला बदली करते हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर नाम दिया जाता है। और ये होता कहाँ है? कि अर्धसूत्रीय विभाजन के पैकेटीन अवस्था में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज़, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है। जीनोटिपिक तथा फेनोटिपिक अनुपात समान, जीनोटिपिक अनुपात रेशियो जो है वो 3:1 है, या फेनोटिपिक अनुपात 3:1 है। उपयुक्त में से कोई नहीं। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, जीनोटिपिक तथा फेनोटिपिक अनुपात जो है वो समान होता है। आप अपूर्ण अप्रभाविता में F2 पीढ़ी में जो होता है वो जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो जो होता है वो सामान्य होता है, ठीक है। क्या होगा? सामान्य होगा। कितना होता है? 1:2:1 होता है, जिसमें लाल, गुलाबी और श्वेत होता है, और इसमें RR होता है, R स्मॉल r होता है और स्मॉल r होता है, लेकिन इनका जो रेशियो होता है 1:2:1 ही होता है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता में दो एलीलों के बीच प्रभाविता और अप्रभाविता संबंध समाप्त हो जाता है और हेटेरोजोगस अवस्था में नया लक्षण प्रकट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है, आप लोग इसका PDF लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, चेकर बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने दिया? हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड? मेंडल, पुन्नेट, कॉरेंस या फिर डार्विन? ये याद करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं होता है कि ये जो है दिया किसने था, ये प्रस्ताव दिया किसने था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेकर बोर्ड का जो मेथड है वो पुन्नेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन, जिसे आप DSSB कहते हैं, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, चेकर बोर्ड विधान पुन्नेट ने दिया। इसमें वर्ग बनाकर खड़ी लाइनों द्वारा चौकोर खाने बनाए जाते हैं, फिर मादा युग्मकों को गोले में ऊपर और नर युग्मकों को बाईं ओर आड़े स्तंभों में लिख देते हैं। यह निषेचन के दौरान युग्मकों के सभी संभावित संघों को इंगित करने और एक आनुवंशिक क्रॉस में संतानों के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने नवोदय का क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि मैम कहती हैं कि नवोदय, KVS
और मतलब सारे GIC, LT ग्रेड, DSSB कि सारे लोग एक ही क्वेश्चन एक ही पेपर को कैसे देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन, उसके बाद आप देखिए GIC में पूछा गया क्वेश्चन, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे UP PCS में पूछा गया क्वेश्चन। यानी कि ये ऐसी सीरीज है जिसमें आपको सभी एग्जाम को टारगेट करके कराया जा रहा है। आप कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी हम आपको जूलॉजी के क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए बॉटनी के भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो वो भी आप हमारे साथ पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है, इसकी बुक आप सभी को पता है थोड़ी महंगी आती है, तो आपको ना बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप PDF ले लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन रिवीजन करिए और वीडियो जो है देखते रहिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभाविता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोडोमिनेंस प्रकार की, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कोडोमिनेंस। मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, तो कार्ल लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे। लैंड स्टीनर आप लोग जानते होंगे, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने 1900 में जो है मानव ब्लड को खोजा था, रक्त समूह को खोजा था। और कौन कौन से रक्त समूह को खोजा था, इन्होंने A, B और O इस रक्त समूह को इन्होंने खोजा था, ठीक है। मनुष्य एक आनुवंशिक लक्षण होता है और इसकी जो वंशानुगति मेंटल के नियमों के अनुसार होती है, यह 3 जीन पर निर्भर करती है। वो 3 जीन कौन कौन से होते हैं अगर आपको बता दें तो होता है I0, IA और IB, ठीक है। ये होता है जिनमें अगर I0 जो है ये रिसेसिव है और IA और IV जो है ये कोडोमिनेंस होता है, ठीक। इसमें क्योंकि इसमें ऑटोसोमल सहप्रभाविता की आनुवंशिकी होती है, इसलिए क्या होता है, ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोडोमिनेंस क्या हो गया, मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार प्रभावित होता है, तो कोडोमिनेंस से प्रभावित होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जो आनुवंशिकता होती है उससे सहप्रभावी होती है, क्योंकि इसमें ऑटोसोमल सहप्रभाविता की आनुवंशिकी होती है, इसलिए जो होता है ये क्या होता है, वंशानुक्रम को प्रभावित करता है, ठीक है। कि मानव रक्त को खोजा किसने था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये एस्टेट वगैरह जैसे क्वेश्चन या वनडे एग्जाम में जो आपको SSC वगैरह में देखने को मिलता है कि मानव रक्त की खोज किसने की थी। बाकी TGT PGT लेवल पे आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन इजी देता है तो उसमें से दे दे, बाकी उम्मीद तो कम है। बाकी आप याद रखिए कि मानव रक्त की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में किया था, जिसमें इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप को खोजा था, A, B और O, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देके जा रही हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि AB ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज किसने की थी, ठीक, और कब की थी। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विषम युग्मी F1 का अप्रभाविता सयुग्मी जनक के साथ संस्करण क्या कहलाता है। क्रॉसिंग ऑफ F1 हेट्रोजाइगस विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स इज नोन एज बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, पॉलीक्रॉस या टॉप क्रॉस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ट क्रॉस। हेट्रोजाइगस F1 का जनक अप्रभावी होमोजाइगस जनक के साथ अगर संस्करण करेगा तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इस क्रॉस में पता किया जाता है कि पौधे सयुग्मी है या विषम युग्मी है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में एक संकर क्रॉस का अनुपात जो होता है वो 1:1 होता है, तथा द्विसंकर क्रॉस का जो अनुपात होता है वो 1:1:1:1 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन GIC में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह से सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में कवर किए गए हैं, जो आपको मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बहुत जल्द हम बॉटनी के भी लेकर आएंगे, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वर्धांत पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है परंतु उसमें यह गुण है तो संतान होगी। मतलब उसमें कौन सी गुण है, सभी सामान्य महिला लेकिन विशेषता की वाहक, सभी पुरुष तथा 50% महिलाएं वर्धांत, सभी महिलाएं और 50% पुरुष वर्धांत, 50% पुरुष और 50% महिलाएं वर्धांत। क्या दिया है, यदि कोई वर्धांत पुरुष यानी कलर्ड ब्लाइंडनेस पुरुष है और सामान्य स्त्री से विवाह करता है परंतु उसमें यह गुण है तो संतान कैसी होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 50% पुरुष और 50% महिला जो होगी, यानी कि अगर पुत्री होगी तो उसमें से 50% संभावना है कि वो कैसी होगी, कलर्ड ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगी, और पुत्र के भी 50% संभावना है कि वो कलर्ड ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगा। कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए, निकाल के दिखाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सीधे बालों वाली महिला घुंघराले बालों वाले पुरुष से शादी करती है और उस विशेषता के लिए विषम युग्मी के रूप में जाना जाता है, क्या संभावना है कि इसके पहले बच्चे के बाल घुंघराले होंगे? 25%, 50%, 75% या 100%? देखिए, महिला है XX, पुरुष है XY, ठीक है। सीधे बालों वाली महिला है तो इसके घुंघराले पुरुष है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सीधा बाल हो गया, ये दोनों का सीधा बाल हो गया और घुंघराला पुरुष हो गया, ठीक है। अगर ये क्या संभावना है कि घुंघराले बाल वाले बच्चे होंगे, सीधे बाल वाले बच्चे होंगे? तो देखिए, जब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 4 तरह का फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ से, ठीक है। 4 तरह के बच्चे अगर 1 मिनट 4 बच्चे निकल कर आएंगे। एक होगा XX, एक होगा XY, फिर होगा XX, फिर होगा XY। अब इसमें से देखिए, जो जीन जिस पे मैंने मार्क किया है वो जीन जहाँ पे आया, एक जीन इसमें तो जाएगा, ठीक है। एक जीन इसमें गया, एक जीन इसमें गया, एक जीन इसमें गया, एक जीन इसमें, तो दोनों जीन जाएगा। क्यों इसमें दोनों जीन जाएगा? क्योंकि X इस पे भी है और X इस पे भी है, तो XX वाले पे दोनों जीन पे गया, ठीक। और XX वाले पे एक जीन पे गया, क्योंकि इसका एक ही जीन, इसका एक ही, अगर ये वाला X उठा तो इस वाले जीन को प्रभावित किया और ये वाला X उठा तो इसको नहीं प्रभावित किया। यानी कि 50% घुघराले बच्चे होंगे और 50% सीधे बच्चे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किस तरह से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ, बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, महिला है जिसके घुंघराले मतलब सीधे बालों वाली औरत है, सीधे बाल है, और पुरुष जो है वो घुंघराला है। ये देखिए, यहाँ पे सीधे बाल पे आपको ऐसे पाई बना के दिखाया गया। अब सीधे बाल का जहाँ भी जाएगा, देखिए आपको एक X उठा इस पे गया, एक X उठा इस पे गया, ठीक। एक X उठा और एक X इसका आया, एक X इस पे आया, तो X एक बार आएगा, एक बार ये वाला X जाएगा, एक बार ये वाला Y आएगा, है ना। तो जहाँ पे मार्क है वो वाला 50% बनाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ कपल हैज 5 डॉटर बट नो सन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन द 6th चाइल्ड विल बी। एक दंपति की 5 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, छठी संतान पुत्र होने की प्रायिकता क्या है? 20%, 50%, 100% या 80%? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। कैसे? वैसे ही जैसे अभी आप लोगों ने देखा था, जैसे मतलब बाल के कलर को निकाला गया था, सेम इसी तरह से उसको भी निकाला जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, मादा अंडाणु उत्पादित सभी अगुणित युग्मों में लिंग गुणसूत्र X होता है, जबकि पुरुष में शुक्राणु में XX होता है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए, XX माता का होता है और XY पिता का होता है। अब इससे 4 तरह के बच्चे बनते हैं। कौन कौन से बच्चे बने? एक माता का X मिला, एक पिता का X मिला, तो ये XX बेटी हो गई, ठीक। अब फिर देखिए, एक माता का X गया, एक पिता का Y आया, तो ये XY बेटा हो गया, ठीक, बेटा हो गया। तो 50% उम्मीद है कि बेटा हो जाए, लेकिन अगर पिता का X उठ के आ गया तो 50% उम्मीद है कि बेटी हो जाए। यही कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50% उम्मीद है कि बेटा हो जाए और 50% उम्मीद है कि बेटी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दंपति के 4 लड़कियां हैं, 5वें बच्चे लड़का होने की प्रायिकता कितनी है? अब देखिए, सेम वही क्वेश्चन, अगर पिता का Y उठ के आ गया, अगर पिता का Y आ गया तब तो बेटा हो जाएगा, अगर नहीं आया, माता का तो X ही है, माता से तो बेटी ही बेटी होगी, ये तो कन्फर्म है, कोई भी क्रोमोसोम उठ के आ जाए। लेकिन पिता का अगर ये X वाला उठ के आया तो ये बेटी हो जाएगा। माता का X ही आएगा, अगर पिता का Y आ गया तो बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50% प्रायिकता रहती है कि बेटा हो जाए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पुरुष लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से हैं? तो मनुष्य में पुरुष लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? मैंने आपको बताया, ये जो Y गुणसूत्र है पिता का, यही जो है डिसाइड करता है कि पुरुष लिंग है कि महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन DSSB PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन कि मनुष्य में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं, XX, XX एंड XY, XY, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था, जो महिला होगी, महिला को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो महिला होगी उसका XX होगा, पुरुष को इस तरह से डिनोट किया जाता है, शायद मैंने चित्र गलत बना दिया है। जो पुरुष होगा उसका XY होगा। टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो 46 होते हैं। अगर पेयर में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं ये सबके समान होते हैं। 23वां जो होता है वो महिला और पुरुष का भिन्न होता है, जिसमें महिला का XX हो जाएगा और पुरुष का अगर होगा तो XY हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समान महिला का विवाह हाइपर
ट्राइकोसिस की स्थिति वाले पुरुष से होता है, उन्हें एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी को हाइपरट्रोकोसिस की स्थिति होने की क्या संभावना है? देखिए, एक समान महिला का विवाह हाइपरट्रोकोसिस की स्थिति वाले पुरुष से होता है। पुरुष को है हाइपरट्रोकोसिस और बेटी को पूछा है, तो बेटी को 0% संभावना होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बेटी में हाइपरट्रोकोसिस की संभावना 0% होगी। यह केवल पिता से पुत्र में ही जाता है। ये जो बीमारी है हाइपरट्रोकोसिस, ये पिता से पुत्र में जाता है, क्योंकि यह वाई क्रोमोसोम पे रहता है। किस पे रहता है? वाई क्रोमोसोम को ही प्रभावित करता है। यह केवल पुत्रों में ही जाता है। वाई क्रोमोसोम तो बेटी में जाएगा नहीं, इसलिए यह बेटी को प्रभावित नहीं करता है। हाइपरट्रोकोसिस एक हाइड्रोलिटिक वंशानुक्रम है। हाइपरट्रोकोसिस में शरीर पर अत्यधिक बाल उगाते हैं। ठीक है, और यह केवल पिता से पुत्र में जाता है, बेटी में नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, असंकर क्रॉस यानी क्रॉस जो है AABB और AABB में जीनोटाइप AABB और कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b क्या अनुपाते जो रेशियो जो दिया हुआ है इस तरह दिया अनुपात में प्राप्त किए जाएंगे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1:2:1:0। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस तरह से प्राप्त किया गया यहाँ पे देख लीजिए, चित्र के माध्यम से आपको क्रॉस करके दिखा दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल के कारकों का पृथक्करण होता है। डिप्लोटीन एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 1। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेंडल के जो कारक होते हैं ये एनाफेज 1 में पृथक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन 1 के दौरान उसमें जो एनाफेज होता है उसमें ये जो होते हैं पृथक होते हैं। ठीक है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी माना था। मेरे अनुसार ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपको क्या मार्क करके आना ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में अधिसंख्या हाथ और पैर के अंगुलियों का विकास उदाहरण है। डेवलपमेंट ऑफ सुपर न्यूमेरिक डिजिट एंड टूज इन मैन इज द एग्जाम्पल ऑफ असत विभिन्नता, वंशानुगति, गुणसूत्रों में नंबर बदलना या DNA प्रकृति। यानी किसी में 6 अंगुली हो जाते हैं, 7 अंगुली ये जो होता है, किसी में 4 ही अंगुली रह जाती, ये पूछा उसमें वेरिएशन किसका उदाहरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसकॉन्टिन्यूड वेरिएशन का हो जाता है। मानव में अधिसंख्यक हाथ और पैर के अंगुलियों का विकास असतत विभिन्नता का उदाहरण है। यानी कि किसी में आपने देखा होगा 6 अंगुली होता होगा, ठीक है, छंगुल जिसे कहा जाता है। तो ये जो संख्या हो जाती है अंगुलियों की अधिक हो जाती है, तो यह जो होता है ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव में अधिसंख्यक हाथ और पैर के अंगुलियों का विकास असतत विभिन्नता का उदाहरण है। अधिसंख्यक हाथ और पैर की अंगुलियों की स्थिति को पॉलीडेक्टाइल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि जिनमें अधिक अंगुलियां होती हैं हाथ पैर में, उनको क्या कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति को पॉलीडेक्टाइल कहा जाता है। असतत विभिन्नता में व्यक्तियों की कुल विशेषता सीमित रूप से विभिन्नता प्रदर्शित करती है। इन व्यक्तियों में किसी विशेष विशेषता के लिए किसी भी मध्यवर्ती की उपस्थिति के बिना उसके भीतर सटीक भिन्नताएं होती हैं। ऐसे निर्णय एकल जीन या कम संख्या में जीन द्वारा किया जाता है। यह समान विवरण नहीं दिखाती है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह क्या कहलाती है, यह पॉलीडेक्टाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलीडेक्टाइल कहलाती है। पॉलीडेक्टाइल PCS GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के वीडियो आपको कैसे लगे? चैनल को पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।